अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है एक मास है 5 kg, a mass of 5 kg is moving along a circular path of radius 1 meter, ठीक है। if the mass move with 300 revolution per minute, its kinetic energy would be what, ठीक है। हमारे पास क्या क्या दिया है, मास दिया है, रेडियस दिया है, रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब फ्रीक्वेंसी दी है। इसको 300 बाई 60 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड भी कह सकते हैं। इससे ओमेगा आ जाएगा आपका 2 पाई न्यू। अब आंसर देखो, फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू में, अगर न्यू में आंसर है तो न्यू में ही छोड़ देंगे, एक बात। दूसरी बात, अब यहां पर हमें निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। मास है हमारे पास, v को कैसे निकाले, तो v का फॉर्मूला ओमेगा के रिस्पेक्ट में आता है, ठीक है। तो ओमेगा का v के साथ फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इंटू आर। आर है हमारे पास, आर भी है हमारे पास, क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, अ ब्रेड गिव्स 5 किलो कैलोरी, एक ब्रेड है, ब्रेड जो एनर्जी देती है 5 किलो कैलोरी की। अब पहले तो कैलोरी को खोलना सीख लो, 4.2 इंटू 10, 4.2 जूल ले लो खाली। तो ये आपका जवाब आ गया जूल में। एक ब्रेड इतनी कैलोरी देती है एक बॉय को। हाउ मच हाइट ही कैन क्लाइम्स बाय यूजिंग दिस एनर्जी, अगर उसकी एफिशिएंसी 28%, ठीक है। अब 28% करो, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है चढ़ने के लिए, उसको मैंने ई डैश नाम दे दिया, वो है 28% ऑफ दिस एनर्जी, ठीक है। अब वो कह रहा है 4.2 भी था कि हाइट कितनी चढ़ेगा। अब ये जो आपकी ई डैश है ये बराबर आएगी एम जी एच के, तो एच आ जाएगी आपकी ई डैश बाय एम जी। ई डैश कितना है, ऊपर लिखा है, मास दिया है बच्चे का 60 किलो, जी हम जानते हैं, एच आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे ध्यान देते हैं। अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, ठीक है, टू रीच अ मैक्सिमम हाइट एच, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट, एट अ हाइट 4/5 h विल बी व्हाट। अच्छा जी, एच हाइट तक उसको भेजा गया है, एक हाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो हाइट है आपकी 4/5 h, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी उस वक्त एम जी 4/5 h, खत्म बात। टोटल एनर्जी कितनी होती है, जब कोई सी चीज को वर्टिकली फेंका जाता है तो टोटल एनर्जी होती है हमारी एम जी एच, टोटल एनर्जी इन वर्टिकल मोशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। टोटल एनर्जी वर्टिकल मोशन में होती है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, और टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो ही बताई है उसने, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अब यहां से दिखाई दे रहा है 1/5 mgh, वहां से दिखाई दे रहा है 4/5 mgh,
इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो ऑन डिवाइडिंग 1 and 2, हमें क्या मिलता है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की रेशो वो है 4/5 डिवाइड बाय 1/5। ठीक है, 4:1 की रेशो आ जाएगी। पहले ये देख लेना रेशो किस किसकी किसके रिस्पेक्ट में, पोटेंशियल रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पहले आएगी, पोटेंशियल एनर्जी बाद में आएगी, यानी कि 1:4। ठीक है, इसका ऑप्शन होना चाहिए आपका 1:4 यानी कि सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? कहता है द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी U as the function of position R. ठीक है, for a particle of mass m, if the particle is released from the rest at position R naught, R naught का है ये रे, यहां पर जो पार्टिकल था वो रिलीज किया गया था रेस्ट से at a position R naught, what will its speed be at position 3R? उसकी स्पीड यहाँ क्या होगी? ये उसका ग्राफ है जो उसने अभी चला है। ठीक है, देखते क्या कह रहे हैं। अब केसेस लेके चलते हैं, इनिशियली क्या थी, उसके बाद क्या होगी, वगैरह वगैरह। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी और आर नॉट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी मेरे को देखनी पड़ेगी। इनिशियली उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी ये 3U, पोटेंशियल एनर्जी थी 3U नॉट, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी 3 नॉट थी, 3U नॉट इनिशियली। फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या है पता नहीं, पोटेंशियल एनर्जी क्या है देखना पड़ेगा। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है 2U नॉट। ठीक है, अब वो कहता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, हम ये कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल थी, वो बराबर होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 0, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 3U नॉट, फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी है निकालनी है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी चेक करने दो, ओह सॉरी फाइनली 2U नॉट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपकी 3U नॉट माइनस 2U नॉट, खाली 8U नॉट। अब ये तो आपकी एनर्जी आई, अब इसने क्या मांगा है हमसे, व्हाट विल बी स्पीड एट 3R नॉट। स्पीड कैसे निकालेंगे, इसी काइनेटिक एनर्जी को फॉर्मूले में लगा दो, हाफ mv², तो v आ जाएगा आपका U नॉट 2/m का अंडर रूट। ठीक है, सी ऑप्शन होना चाहिए। अब देखो क्या कहता है, अ बबल इज अटैच टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, कोई बॉल है जो एक एंड पर लगी हुई है स्ट्रिंग के और रोटेट कर रही है एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। ये लो ऐसे गोल गोल घूम रही है, ये सेंटर से बंधी हुई है। ठीक है, अब इफ स्ट्रिंग ब्रेक, अगर स्ट्रिंग टूट जाती है एट अ पोजीशन ऑफ मैक्सिमम टेंशन। ठीक है, सो फ्रॉम द फिगर शोन बिलो इट विल ब्रेक एट व्हाट पोजीशन, उसे कहाँ टूटना चाहिए, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा टेंशन यहाँ होनी चाहिए बी पे। ठीक है, क्यों होनी चाहिए उसका वजह बताता हूँ। जब ये गोल घूमता है तो उसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर होती है,
यहाँ पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। चलो इसकी सारी बातें सीखते हैं। यहाँ होती है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ होती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने की वजह से ये यहाँ पर टूटेगा, और टूट के गिरेगा कैसे वो ही बताता हूँ। ये यहाँ से टेंजेंशियली सीधा जाएगा, लेकिन जा नहीं पाएगा ग्रेविटी की वजह से, ऐसे आधा प्रोजेक्टाइल वाला पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, पैराबोलिक पाथ। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, अगर हम इसकी इक्वेशन बनाना चाहे तो उसको भी देख लेते हैं एक बारी। देखो, मान लो ये यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक एंगल है थीटा, यहाँ इसका वजन लग रहा है, यहाँ लग रहा है mg का cos थीटा, यहाँ लग रहा है mg का sin थीटा। ठीक है। अब टेंशन कहाँ लग रही है? ऊपर। टेंशन और अगर mg cos थीटा को देखूं तो दोनों उल्टी डायरेक्शन में लग रहे हैं। टेंशन माइनस mg cos थीटा एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, mv स्क्वायर अपॉन में r। ठीक है। अब वो कहता है अगर आप टेंशन मैक्सिमम चाहते हो, अगर टेंशन मैक्सिमम चाहते हो तो क्या चाहिए? पहले टेंशन का फॉर्मूला देखो, mv स्क्वायर अपॉन में r इक्वल्स टू mg cos थीटा। ये जुड़ने वाली चीज मैक्सिमम होनी चाहिए। ये मैक्सिमम कब होती है? जब cos 0 डिग्री हो। क्या बात ठीक है बच्चों? और 0 डिग्री कब होगा? एट लोएस्ट पॉइंट। ठीक है। और ये मिनिमम कब होगा? जब थीटा 180 हो। 180 कब होगा? जब -1 होगा, एट हाईएस्ट पॉइंट। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अब आपको आदत पड़ जानी चाहिए सब्जेक्टिव टाइप। अब अगर ये सब्जेक्टिव टाइप आ जाए तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, क्या कहता है? कहता है एक मैन है, अ मैन ऑफ मास m, ठीक है, स्टैंडिंग एट अ बॉटम ऑफ स्टेयर केस ऑफ लेंथ l, ठीक है, क्लाइंब इट। वो जीने के नीचे खड़ा हुआ और चढ़ता है उस पे, ऑफ हाइट l, क्लाइम्स इट एंड स्टैंड एट इट्स टॉप, ठीक है। विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको क्या लगता है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगी? एक एक करके पढ़ते हैं। वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस ऑन मैन इज इक्वल टू द राइज इन पोटेंशियल एनर्जी mgl। तो यहाँ पर जितनी भी एनर्जियां हैं मिलकर, वो मिलकर काम तो ये करेगी कि उसको mgl प्रोवाइड करेगी। ठीक है। हाइट बढ़ रही है तो हम यहाँ पर एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है उसमें ध्यान नहीं देंगे। अच्छा, वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस ऑन मैन इज 0। ये वाला पॉइंट भी हो सकता है। क्यों? कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स में यहाँ पर वर्क 0 हो सकता है। अच्छा ठीक है, अगली बात देखते हैं। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मैन इज mgl। अच्छा, the reaction force from a step does some work because the point of application of the force does not move while the force exists। ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वर्क डन 0 आना चाहिए। उसके रीजन को एक बार समझते हैं, फिर उसके बाद इसके आंसर को चेक करेंगे। अगर एक m मास का आदमी चढ़ेगा l हाइट तक, तो जो उसका वर्क डन होगा वो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट होगा। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम करेगी mgl, और उसको उसकी मसल्स जो काम करेंगी, जो वर्क करेगी, वो करेगी -mgl। ठीक है। यहाँ हम काइनेटिक एनर्जी के चेंज को निग्लेक्ट कर देंगे, तो टोटल वर्क डन होगा -mgl प्लस mgl। टोटल वर्क डन की अगर हम बात करें तो वो 0 होगा। तो यहाँ पर है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अगर यहाँ पर होता वर्क डन बाय मैन,
तो मैं बताता वर्क डन बाय ग्रेविटेशन तो मैं बताता, लेकिन वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस 0। कोई बच्चा चेक करके बताएगा इसका आंसर क्या है? सर ये भी फिर ठीक है, फिर सर हमें ये हाँ फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। नहीं तो अगर वो पूछता सिर्फ मैन का कितना है, क्योंकि बार बार ऑल फोर्सेस के बारे में बोल रहा है, ऊपर भी ऑल फोर्सेस बोला। आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51। कहता है अ बॉडी इज मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक बॉडी सीधी चल रही है, ठीक है। मशीन डिलीवरिंग अ पावर प्रोपोर्शनल टू टाइम, जो मशीन पावर प्रोवाइड कर रही है वो समझो पहले तो, वो प्रोपोर्शनल है टाइम के। अच्छा जी, ठीक है। देन मैच द फॉलोइंग। पहला, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वर्क इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। सबसे पहले वर्क पकड़ लो आप, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो पावर होता है वो होता है डेल्टा वर्क डन बाय डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा वर्क डन आता है पी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अभी हमने देखा कि ऊपर से यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि पावर बन जाएगा के टी, के यानी कि कांस्टेंट। के टी का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो मुझे वर्क डन मिलेगा। तो के से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये टी स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। क्या ये बात समझ में आई बच्चों, कि वर्क डन टी स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। अब अब वर्क डन तो आ गया, और कोई चीज है यहाँ पर, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं फॉर्मूला वर्क डन का ही फिर से, और वर्क डन को ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। काइनेटिक एनर्जी में होता है आपका वी स्क्वायर, तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। देखो एक तो वर्क डन टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक वी स्क्वायर टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी के। ये कोई बच्चा मुझे चेक करके बताओ कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, ये ऑप्शन आ रहा है कहीं? तो हम आगे बढ़ सकते हैं कि जो ए है वो पी, ए ये आ रहा है क्या बेटा? ए और सी में से कोई सी आंसर आ रहा है? पार्ट है, हाँ तो फिर ठीक है। सी पार्ट है। सी पार्ट है ना, सी पार्ट में हमारा ये भी ठीक बैठ रहा है, और सी क्यू, हाँ ये भी ठीक बैठ रहा है, ठीक है। सी से सी पार्ट है। अब ये, और लेकिन हम फिर भी फॉर्मूले देख रहे हैं, आप फॉर्मूले देख रहे हो हम क्या क्या फॉर्मूला बना रहे हैं। एक हमने बनाया, अगर प्रेशर इज पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो आप पावर बन जाएगा के टी। पावर होता है डेल्टा वर्क डन बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा वर्क डन बन जाएगा पावर इंटू डेल्टा टी। तो वर्क डन आ जाएगा आपका के टी स्क्वायर बाय 2, एक आगे। इसके बाद जो हमने दूसरा फॉर्मूला बनाया वो बनाया वेलोसिटी का। अब तीसरा बना रहे डिस्प्लेसमेंट का। एक फॉर्मूला हम ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी होती है ds बाय dt, तो ds हो जाएगा v इंटू डी टी। अभी बताया था कि जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के। ऊपर देखो, तो यहां से कह सकता हूँ v इज इक्वल्स टू के टी या के वन टी, क्योंकि के ऊपर किसी और को लिया था। हमें के से कोई लेना देना ही नहीं है भाई, बस ये देखना है डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन आएगा टी के साथ। टी स्क्वायर आ गया बच्चों, तो हमारी बात बिल्कुल ठीक है। अब चेक कर लो, टी स्क्वायर बेटा क्यू ही आ रहा है बी का, हाँ सही है। टी की क्यूब है ही नहीं कहीं जवाब। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 51 का जवाब दे देना एक बारी। यस अब सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 7 पे, ठीक है। 7 चैप्टर रोटेशनल में अगर कोई और डाउट भी हो तो बता देना बेटा, कल सुबह भी तुम्हारी क्लास रख लूंगी। इस चैप्टर में डाउट खत्म नहीं होते हैं। अगला, द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स 1 kg 2 kg 3 kg इज एट 3,3,3 विद रेफरेंस ऑफ अ फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। Where should a fourth particle of mass 4 kg be placed, so that the center of system of all particles shift to 1,1,1? यहाँ हमें मासेस दे रखे हैं, मासेस है
1 kg, 2 kg, 3 kg। ठीक है, इसके बाद हमें सीधा सेंटर ऑफ मास दिया है, ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास 3,3,3। ठीक है, अब मेरी बात समझो, इन मासेस से मैं करूं क्या? मैं एक्स वाई जेड निकाल सकता हूं। इस आरसीएम को मैं यहां रख रहा हूं, एक निकाल रहा हूं मैं एक्स। एक्स क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई में x1 प्लस 2 मल्टीप्लाई में x2 प्लस 3 मल्टीप्लाई में x3, यानी कि m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाय मास m1 m2 m3। ठीक है, और ये तीनों के तीनों x के इक्वल है। अब जरा कोई देख के बताएगा यहाँ पर x कितना है? यहाँ x है 3, y भी है 3, z भी है 3। ऐसे ही यहाँ पर रखा 1y1 1y2 2y2 3y3 by 1 plus 2 plus 3 1z1 2z2 3z3 by 1 plus 2 plus 3। ठीक है, अब ये नीचे कितना वजन आ चुका है? 6 किलो। तो ये सब के सब 18 के इक्वल है। ठीक है, अब यहां से जो हमारी इक्वेशन आई है वो ये आई है x, y, z। अब वो कहता है अगर मैं एक चेंज लाऊं, एक नया पार्टिकल चौथा इंट्रोड्यूस कर दूं, तो नया x क्या होगा? 1x1 2x2 3x3 प्लस 4x4 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ये बात ठीक है? दूसरा, मुझे पता है x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 क्या है? ये है 4 मल्टीप्लाई में 6 यानी कि 24। बात को समझो, तो यहां से नया x जो आने वाला है वो है 24 प्लस 4x4 बाय 1 2 3 10। ये बात ठीक है बच्चों? तो यहां से x4 की वैल्यू आ जाएगी। क्यों? नया वाला x भी दे रखा है क्या? x डैश, हाँ नया वाला x दे रखा है 1। क्या यहाँ से x4 की वैल्यू आ जाएगी? इसी तरीके से y4 की वैल्यू आ जाएगी और z4 की आ जाएगी। जल्दी बोलो बच्चों। वैसे एक ही को निकालना है, तीनों की सेम आएगी। आवाज आ रही है सबको मेरी? आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो वो Yes, कह रहा sir. भैया हाँ हमें एक ही को निकालना है, दोनों तीनों इक्वल आएगी। तीनों इक्वल आने का रीजन है सब कुछ सेम है यहाँ पर। x1 x2 x3 जो हमने पहले निकाले थे उन सबका x y z 3 3 3 था। तो अब भी जो पोजीशन रखोगे तो ऐसी आएगी 1 1 1 2 2 2। नीचे अच्छा नीचे ऑप्शन भी देख लो। नीचे ऑप्शन में मुझे चारों निकालने की जरूरत है क्या? तीनों निकालने की नहीं, मैं सिर्फ x निकालूंगा, मुझे पता चल जाएगा क्या है। अगर इसको सॉल्व भी करें तो कितना आता है x डैश? 10 10 में से 24 गए 14 14। -2 आएगा शायद। बेटा मेरा 14 क्यों आ रहा है? 10 में से 24 जाएंगे तो 14/4 आ रहा है। 14/4 तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ 10 आएगा ना, और पूरी वैल्यू जो ऊपर सॉल्व करी है हमने वो 24 आई थी अभी। ध्यान चेक करना एक बारी, यहाँ कुछ गलती करी हमने। 1 2 और सब 3 कितने? मल्टीप्लिकेशन गलत किया है। 6 6 3 जा 18। हाँ अच्छा, वो चेक ही कर लिया, ये 18 है बेटा। अब चेक करते हैं, ये वहां जाएगा 10 10 में से गए 8 2 आएगा, हाँ -2 -2। तो तीनों -2 आएंगे बेटा, चेक करना। बी आंसर है इसका। यस सर, यही है। ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ सिंगल पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल जो पी पे रखा है वहां पे फोर्स अप्लाई की गई, ठीक है। हियर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी, ठीक है। यहाँ पर आर जो है, आर है कहाँ, आर ये रहा, ये पोजीशन वेक्टर, पोजीशन बता रहा है इस पी पार्टिकल की। द वैल्यू ऑफ टॉर्क टाउ इज व्हाट, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। क्या टॉर्क परपेंडिकुलर है फोर्स से, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं आपसे टॉर्क की। टॉर्क होता क्या वैसे भी, आर क्रॉस एफ। यहाँ मुझे कोई टर्म ऐसी नहीं दिख रही जिसको मैं दिमाग लगाऊं, सीधा आर क्रॉस एफ पे निशान लगा दूं। बोलो बच्चों, यही आंसर है Yes, बी। sir. हाँ सर यही है। ठीक है, ये किसने पूछा इतना आसान क्वेश्चन। अब आगे, अ फोर्स ऑफ 5i 2j माइनस 5k, ठीक है, दे रखी है आपको। एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस, व्हाट इज द टॉर्क। ये क्या पूछ रहे हो ये आप, आर क्रॉस एफ। अभी चेक करता हूँ किस बच्चे ने पूछा है। आई जे के की वैल्यू रखो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्वेश्चन खत्म। ये जिस बच्चे ने भी पूछा उसने हवा में क्वेश्चन पूछे हैं, उसको कुछ नहीं आता। उसने कहा भैया ने कहा है प्रॉब्लम पूछ रहे तो दो चार पूछ ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ए बी सी, यहाँ पर तीन पार्टिकल्स हैं दिख रहे हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब सारी की सारी साइडें इक्वल है, ठीक है, विद ओ एज इट्स सेंटर, ठीक है। F1 F2 F3 ये बोल्ड लेटर में लिखे हैं, मतलब ये वेक्टर फॉर्म है। तीन फोर्सेस हैं एक्टिंग अलोंग साइड ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। देखो एक यहाँ लग रही है फोर्स, एक यहाँ लग रही है फोर्स, और एक यहाँ लग रही है। एरो देखो, इस वाली का एरो देखो अलग है, ये बाहर जा रही है, ये भी बाहर जा रही है, ठीक है। अब अगर कोई फोर्स बाहर जा रही है इसका मतलब रिपल्सिव है। अब रिपल्सिव का एक साइन होगा, माइनस या प्लस आप नहीं बन, ये भी रिपल्सिव है। इस बात को समझ रहे हो बच्चों, और दोनों के बीच में है, इसका मतलब अट्रैक्टिव है। इस बात को समझो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। इफ द टोटल टॉर्क अबाउट ओ इज जीरो, अगर बीच में लगने वाला टॉर्क बिल्कुल जीरो है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ F3 इज व्हाट। अच्छा, F3 का मैग्नीट्यूड F1 और F2 की फॉर्म में निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले आप लिखो टोटल टॉर्क होता है टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3, ठीक है। टॉर्क 1 कितना है, फोर्स 1 मल्टीप्लाई में उसका डिस्टेंस। टॉर्क 2 कितना है, फोर्स 2 मल्टीप्लाई में उसका डिस्टेंस। टॉर्क 3 कितना है, फोर्स 3 मल्टीप्लाई में उसका डिस्टेंस। लेकिन पहले दो फोर्स रिपल्सिव की वजह से नेगेटिव, ठीक है, और टोटल टॉर्क जीरो है। तो यहां से पता चला कि F1R प्लस F2R इज इक्वल्स टू F3R आएगा। R तो कट गया, तो F3 आएगा F1 प्लस F2। ऑप्शन ए होना चाहिए, कोई चेक करके बताएगा। यही है सर। 2 मिनट रुक के इसको चेक करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अ पॉइंट ऑफ मास m इज अटैच टू अ मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है। मासलेस स्ट्रिंग से एक पॉइंट m मास जुड़ा हुआ है, whose other end is fixed at point p, ठीक है। उसका एक एंड तो यहाँ p पे फिक्स है, ये स्ट्रिंग है। अब ये गोल गोल घूमने लगती है, ठीक है। जब ये गोल गोल घूमने लगती है तो यहाँ पर इस पे एक एंगुलर वेलोसिटी लगती है इस डायग्राम के हिसाब से। द मास m इज अंडर गोइंग इन अ सर्कुलर मोशन इन एक्स वाई प्लेन। अच्छा जी, ये प्लेन एक्स वाई प्लेन है जहां पर ये घूम रहा है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो होगा आपका वो z होगा, विद सेंटर o। अच्छा, जो सेंटर o है वो भी एक्स वाई प्लेन पे आ रहा है, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, if the angular momentum of the system calculated about o, ठीक है, and pb, o पे निकालें और p पे, वो LO और LP हो, ठीक है। जो एंगुलर मोमेंटम है यहाँ पे वो है LO, जो यहाँ पे वो है LP, ठीक है। आगे देन तो क्या होगा,
तो क्या एल पी और एल नॉट डू नॉट वेरी विद टाइम? क्या वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेंगे? एल नॉट वेरी विद टाइम, एल पी रिमेन कॉन्स्टेंट. एल नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट while एल पी वेरी विद टाइम. एल नॉट और एल पी बोथ वेरी विद टाइम. अच्छा, तो यहां पर हम एक काम करते हैं, पहले तो एंगुलर मोमेंटम का हिसाब किताब बनाते हैं. एल क्या होता है आपका? एम वी आर साइन थीटा. ठीक है, थीटा यहाँ दिया हुआ है हमें, नहीं थीटा वीटा नहीं दिया. ठीक है, एम वी आर साइन थीटा. अब एम तो ठीक है, वी नहीं है, आर ओमेगा में खोल लो. एम आर स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा, ये आपके एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है. अगर मैं बात करूं यहाँ पे वेलोसिटी के वेक्टर की, तो वो हर पॉइंट पे टेंजेंशियल होगा, तो थीटा 90 बनता है इसके लिए. ठीक है, तो एल नॉट जो बनेगा वो तो बन जाएगा आपका एम आर स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि साइन 91 होता है. ठीक है, तो यहाँ पर एम आर स्क्वायर ओमेगा तक फॉर्मूले तक पहुंच गया. अब एम आर स्क्वायर ओमेगा जो है वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो एल नॉट तो आपका कांस्टेंट रहेगा, ऐसा कहीं लिखा है. एल नॉट एल पी डू नॉट वेरी विद टाइम. एल नॉट वेरी, एल नॉट रिमेन कांस्टेंट. सी ऑप्शन में एल नॉट कांस्टेंट है. क्या एल पी वेरी करेगा टाइम के साथ? अब देखो एल पी जो है आपका, उस पे एक एंगल बन रहा है. एंगल बन रहा है, इसका मतलब वो वेरी करेगा. अब इसका आंसर चेक करो, क्या इसका आंसर सी है? कोई बच्चा बताएगा बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब यहां पर हमने एल नॉट तो देख लिया, आधे से तो काम चला लिया. अब एक काम करते हैं, एलपी पे भी काम करते हैं. अगर मैं आपसे एलपी की बात करूं तो वो क्या आएगा? वो भी आएगा एम वी आर साइन थीटा, आगे जाके एम ओमेगा आर स्क्वायर साइन थीटा बनेगा. कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन यहाँ पर बात आती है, क्या यहाँ पर थीटा हमारा उसी तरीके से 90 रहेगा? अब वो 90 रहने वाली बात जो है, वो हर पॉइंट पर कांस्टेंट नहीं रह सकती. एलपी की बात हर बार बदलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एंगल आपका हर बार सेम नहीं रहेगा. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एलपी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज करती रहेगी. डायरेक्शन ऑफ एलपी रिमेन चेंजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ एलपी रिमेन कांस्टेंट. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19. क्या कहता है? अ चाइल्ड स्टैंड एट द सेंटर ऑफ टर्नेबल टर्न टेबल विद हिज टू आर्म आउटस्ट्रेच्ड. जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले दिमाग लगाओ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, द टर्नेबल इज सेट रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड इतनी. अभी आपको क्या दिए? ये फ्रीक्वेंसी दी है. ठीक है, हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ चाइल्ड इफ ही फोल्ड हिज हैंड बैक? आ गया. ठीक है, अब ये हमेशा याद रखना, यहाँ पर आपका एंगुलर मोमेंटम ही लगेगा, यानी कि L1 जो पहले था और L2 जो अब है. ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2. ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ इसने कहीं ये बदला है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा. इफ ही फोल्ड हिज हैंड बैक एंड देयर बाय रिड्यूस हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5. अच्छा, पहले था I1, अब हो गया 2/5 टाइम्स ऑफ I1. इससे आपको I1 काटने को मिल गया. ओमेगा 1 कितनी थी भाई फ्रीक्वेंसी? 40 रिवोल्यूशन पर मिनट, 2 पाई न्यू 1, यानी कि 2 पाई 40/60 रेडियन पर मिनट. बार बार बोल, पर सेकंड, रेडियन में कन्वर्ट कर लेना इसको. तो ओमेगा 1 भी आपके पास, ओमेगा 2 यहां से आ जाएगा. ओमेगा 2 क्या आएगा? ओमेगा 1 मल्टीप्लाई में 5/2, और ओमेगा 1 क्या है? 2 पाई 40/60 5/2. ठीक है, सॉल्व करे तो आसान ही लग रहा है, हो तो जाएगा सॉल्व.
0 से 0 हो जा रहा है, 5 चौक 20, वहां पर मिनट में दे रखा है, 60 हटा दो, 60 हटा दो तो 2 पाई 40 5 और 2, 200 पाई है क्या आंसर? 200 पाई नहीं है कहीं कुछ ऑप्शन में, क्या गलती करी बेटा मैंने? 100 पाई होगा, लेकिन ऑप्शन में मैंने क्या गलती करी है? 2 से 2 काट दिया, 4 पंजे 20, सर ओमेगा 2 को भी खोल दो 2 पाई न्यू की फॉर्म में। ओमेगा 2 को अच्छा सिर्फ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ बेटा सही कह रहे हो, ओमेगा 2 नहीं खोला मैंने, ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, और न्यू कितना है? सिर्फ 40 इंटू 5, यहाँ पर इसको भी खोल दिया 2 पाई न्यू, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, और 2 पहले का ही बच रहा था, 100 आ जाएगा। अब ठीक है, चेक करना जरा, यस सर यही है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को समझ गए? जब भी आए कि किसी ने अपने हाथ खोले फिर हाथ बीच लिए, या कोई वैलिड आंसर है जो जब चक्कर काटती है तो अपने पैर को फोल्ड कर लेती है, उन सब का एक ही आंसर बनता है, वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। याद रहेगा? आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? इफ द टॉर्क ऑफ द रोटेशनल मोशन विल बी जीरो, अगर टॉर्क जो है रोटेशनल मोशन का वो जीरो है, देन कांस्टेंट क्वांटिटी विल बी व्हाट? अगर किसी का टॉर्क कांस्टेंट है तो टॉर्क का मतलब क्या होता है? डीएल बाय डी टी, ठीक है। अगर किसी का टॉर्क कांस्टेंट, टॉर्क जीरो है तो एल कांस्टेंट होगा। ये कैसे पता चला? क्योंकि कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन आपको जीरो देता है। इफ द टॉर्क ऑफ अ रोटेशनल मोशन इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी कांस्टेंट। इसका आंसर होना चाहिए ए। आगे चलते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन वाई जेड प्लेन। कौन से प्लेन में घूम रहा है? वाई जेड प्लेन में, with uniform velocity v, its trajectory running parallel to positive y axis। अच्छा, यहाँ नीचे yz प्लेन पर इसने एक बना भी रखा है, ये yz प्लेन है, ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, रनिंग पैरेलल टू पॉजिटिव y एक्सिस। हाँ ये पॉजिटिव y एक्सिस है, एंड इंटरसेक्टिंग अ z एक्सिस, और टकराता है एक z एक्सिस से, ठीक है। z इज इक्वल्स टू a इन फिगर, पता नहीं क्या मतलब है इस बात का। अच्छा, z की वैल्यू a, द चेंज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन एज इट बाउंसेस इलास्टिकली फ्रॉम द वॉल। अगर वो टक्कर खा के वापस आता है वॉल एट y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इज, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? पता नहीं क्या क्या लिख के दे दिया इसने इसमें। चलो देखते क्या क्या चीजें दी है इसने हमें। एक तो यहाँ पे इसने हमें मास दिया है, मास दिया है m। इनिशियली जो वेलोसिटी है वो किस एक्सिस पे है? y एक्सिस पे। मैग्नीट्यूड दिया वेलोसिटी का, हाँ v वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वो चल रहा है पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। y एक्सिस को आप j कह सकते हो। इसने आंसर में j का ना यूज कर कर ex का यूज करा है। चलो कोई नहीं, हम बाद में इसको बदल देंगे अगर इस हिसाब से कुछ चला तो। ये लो, v इक्वल्स टू वाई जे, खत्म कहानी। जब वो टक्कर खा के वापस आता है तो वापस रीबाउंस करता है, मतलब माइनस का वाई जे, ये भी ठीक है। और जो यहाँ पर आपके ट्रेजेक्ट्री है, जो वो पार्टिकल घूम रहा है, वो जो आर है वो है आपका एक्स वाई प्लेन पर। स्टार्टिंग में बोला पार्टिकल ऑफ मास एम वाई जेड प्लेन पर, वो वाई जेड प्लेन पे घूम रहा है, तो वाई के लिए जे और जेड के लिए के, हम ले रहे हैं। खत्म बात, ठीक है।
अब हमारे पास मास है, वेलोसिटी और आर है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है मास आर क्रॉस वी। अब इन दोनों से आपको वी निकालना पड़ेगा। वी आएगा आपका वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या आएगा? माइनस वी जे माइनस वी जे। इसका मतलब माइनस टू वी जे, माइनस टू वी जे, वी वाई एक्सिस वाला। एम है, आर है, टू है। एक मिनट रुको, क्रॉस प्रोडक्ट भी करना है अभी, आर को भी खोलना है, रुको। अब आर भी दे रखा है हमारे को, आर वेक्टर, इसको खोलो। यहाँ पर मैं इस वैल्यू को यही रखता हूँ, वी। वी की वैल्यू ये रखी, आर की वैल्यू क्या रखूंगा? वाई जे प्लस जेड के। अब मेरी बात सुनो, क्या आप जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट में जे जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करता, के जे के साथ कर सकता है। माइनस बाहर ले लो, एम बाहर ले लो, टू बाहर ले लो। जब और जेड और वी वाई जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड आएगा एक, और एक आएगा वी वाई। और यहाँ पर के मल्टीप्लाई करेगा जे के साथ। अब जरा इधर ध्यान दो, जो आपको सिखाया था, आई जे के। अब के मल्टीप्लाई कर रहा है जे के साथ, तो नेगेटिव आएगा। इधर जाते हुए सारी चीजें पॉजिटिव होती है, याद रखना। तो नेगेटिव आई आएगा। अब यहाँ इसने आई की जगह ई एक्स ले रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो ये नेगेटिव नेगेटिव को काट के पॉजिटिव कर देगा। टू आएगा, एम आएगा, जेड आएगा, और ई एक्स एक्सिस का आएगा। टू आएगा, एम आएगा, जेड कुछ ना कुछ बोला है क्या ऊपर? जेड इक्वल्स टू ए बोल दिया, पता नहीं क्या बेफालतू का टाइम पास। जेड को ए लिख लो बेटा, और वी वाई, वी को तो वी ही ले रहा है ना, वेलोसिटी। ठीक है, टू एम ए वी ई एक्स, टू एम ए वी ई एक्स। इसका ऑप्शन बी है क्या बेटा? यस सर। सर दर्द कर दिया बेफालतू के क्वेश्चन में। कुछ भी नहीं है बेटा, इसने आई जे के की जगह अपनी एक कहानी चालू कर दी। ई एक्स, ई वाई और ई जेड का यूनिट वेक्टर, और जेड एक्सिस को इसने ए ले लिया और क्वेश्चन का नाश मार दिया। 2 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को देखो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? द वेरिएशन ऑफ द एंगुलर पोजीशन। अच्छा, एंगल दिया इस बारी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा और टी का ग्राफ है। थीटा और टी का ग्राफ आपको क्या देगा? एंगुलर वेलोसिटी दे देगा। द वेरिएशन ऑफ एंगुलर पोजीशन थीटा ऑफ पॉइंट ऑन रोटेटिंग रिजिड बॉडी विद टाइम टी इज शोन इन फिगर। ठीक है, इन विच डायरेक्शन बॉडी इज रोटेटिंग। तो आपको क्या लगता है किस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही होगी? अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर ये नई चीज है। अगर स्लोप स्लोप पॉजिटिव आए, ठीक है, तो वो इंडिकेट करता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। पॉजिटिव स्लोप इंडिकेट्स एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन, रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, और ये पॉजिटिव है। नेगेटिव स्लोप होता तो होता क्लॉकवाइज रोटेशन। 4 ऑप्शनों में से एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है बी में। चेक करना बेटा जरा आंसर क्या है। यही है सर, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसका ग्राफ बेटा ऐसा होता तो ये नेगेटिव है ना, ठीक है, तो क्या हो जाता? क्लॉकवाइज रोटेशन। याद रहेगा, ये थीटा टी का ग्राफ आ गया तो ये वैसा ही ग्राफ है जैसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था। बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की जो टर्म्स होती है वो फिक्स रहती है। आगे, अ डिस्क ऑफ रेडियस आर इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है, जो रोटेट कर रही है एक एंगुलर स्पीड से ओमेगा नॉट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, इट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन इज दिस। अब देखो यहाँ पे गिवन बहुत सारे दे दिया आपको, एक ये, एक एंगुलर स्पीड और एक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास।
center of mass before being brought in contact with table। ठीक है, जब तक वो टेबल के कांटेक्ट में नहीं आ जाता, दो चीजें मिलती नहीं है, तब तक सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वो कह रहा है व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जीरो। चेक करो, एक डिस्क है जिसका रेडियस दे रखा है, रोटेट कर रही है एंगुलर स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। ठीक है, उसको प्लेस किया जाता है हॉरिजॉन्टल टेबल पे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपको म्यू के। तो वो कह रहा है जब तक वो कांटेक्ट में नहीं आएगी तब तक उसका रोटेशन ये है, देखो ये पहिया है, ये है, अब ये घूम रहा है, अभी कांटेक्ट में नहीं आया तो ये रोटेट कर रहा है। अगर ये कांटेक्ट में आ जाता तो ये ट्रांसलेट भी करता, आगे भी बढ़ता, तब इसकी वेलोसिटी में कोई ना कोई चेंज आता। क्या ये बात समझ में आई? आंसर चेक करना बेटा। सर जीरो ही है। Yes, sir. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 37। अगला क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन नंबर 74। क्या कहता है? अ बॉडी लाइंग इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, एक बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में पड़ी है, इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक तो बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में पड़ी है, ठीक है, दूसरा वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है तो उसका सेंटर ऑफ मास, अगर ये मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से पास करेगा? पहला, इफ वर्टिकल लाइन थ्रू सीजी पास फ्रॉम टॉप, हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू सीजी, सीजी का मतलब यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, पास फ्रॉम टॉप, वर्टिकल लाइन थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास फ्रॉम बेस, और हॉरिजॉन्टल लाइन पास फ्रॉम बेस। अच्छा जी, एक बॉडी है जो पड़ी हुई है हॉरिजॉन्टल ग्रेविटेशनल फील्ड में, और इक्विलिब्रियम पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो यहां पर हम इसकी बात करेंगे, ये वो हॉरिजॉन्टल बेस है, ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब ग्रेविटी में पड़ी है। ठीक है, इस तरीके से पड़ी है वो बॉडी, तो उसके टॉप की बात तो हम करेंगे नहीं। अगर वो सीधी होती तो हम टॉप की बात करते, बात करेंगे हम बेस की। अब ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो बात करेंगे हम वर्टिकल की। अब वर्टिकल लाइंस जो है उसकी, वो पास करेगी बेस से। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ टॉप से कब पास करती, तो आपको बोलना है जब वो इस तरीके से रखा होता, यानी कि वो प्लेस ही वर्टिकल किया जाता। ठीक है, यहां जब उसने बोल दिया बॉडी लाइन, लाइन का मतलब पड़ी हुई है, अगर पड़ी हुई है तो वो हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है, हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जो है वो उसके बेस से पास करेगा, अगर ग्रेविटेशनल है तो वर्टिकली पास करेगा। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? यस सर। अच्छा क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 74 के बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 75 की। देखो क्या कहता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, किस बात पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि आपका आई जो है वो किस बात पे डिपेंड करता है? क्या इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? क्या इस बात पे डिपेंड करता है कि टॉर्क क्या है? टॉर्क डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम पे या एंगुलर वेलोसिटी पे? तो मेरे हिसाब से एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है टोटल मास मल्टीप्लाई में रेडियस ऑफ जायरेशन या गायरेशन, और रेडियस ऑफ जायरेशन इस बात पे डिपेंड करती है, जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, इससे पार्टिकल्स कितना डिस्टेंस रखते हैं। याद है आपको? एवरेज होती है इसकी R1, R2, R3, Rn, और ये सब के सब इस बात पे डिपेंड करते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन का है। बात समझ में आई बच्चों? यस सर। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। हाँ, टॉर्क पूछे तो एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी, ये सब के एंगुलर वेलोसिटी नहीं, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम दोनों के दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करते हैं। उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक चीज है। आगे चलते हैं, जैसे मास बेसिक चीज है, और वैसे भी मास का एनालॉग होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद है ना ये बात?
अब देखो क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, अ सिलेंडर रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लिनेशन एट 30 डिग्री। पहले तो आप इंक्लाइन प्लेन बना लो, 30 डिग्री पे इंक्लाइन। ये है आपका वो सिलेंडर जो रोल डाउन कर रहा है। सिलेंडर का मतलब हमारे पास इसका के है, या अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ी तो द एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर इज व्हाट। ठीक है, पहली बात ये नीचे जा रहा है, हाँ जी, तो यहाँ पर लगेगा क्या आपका एम जी साइन थीटा, एम को हटा दो तो एक्सेलरेशन आ गया, नीचे जाते वक्त जी साइन थीटा। ठीक है, तो जी साइन थीटा इसका एक्सेलरेशन है। ट्रांसलेशन का अभी एक एक्सेलरेशन और बचा हुआ है, वो है उसके रोटेशन की वजह से। ठीक है, अब अगर वो रोटेट कर रहा है तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा किस चीज का, काइनेटिक एनर्जी का। और काइनेटिक एनर्जी के लिए यहां पर हमारे पास हाइट का एक फॉर्मूला आता है पूरा का पूरा, वो याद है बेटा किसी को? बनाना ही पड़ेगा। देखो रेडियस ऑफ जायरेशन के साथ हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाया, जिसमें हम mgh लगाते हैं। देखो बेटा यहां पर हम पहले तो ये देख रहे हैं, इससे छोटा रबड़ नहीं है। देखो हमारे पास ये फॉर्मूला आया है, ये mg वाला, इससे इस पावर से ये नीचे जा रहा है, इस फोर्स से। ठीक है, अच्छा अभी जो आपका एम जी साइन थीटा है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं डिस्प्लेसमेंट के साथ तो बन जाता है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ एम बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर मास आपका कट रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम नीचे ले जाते हैं और जी साइन थीटा को यहाँ रखते हैं, तो यहाँ आ जाता है आपका v स्क्वायर अपॉन में 2s। अगर मैं ये कहूं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो क्या ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लग रहा है जो था इक्वेशन ऑफ मोशन के थर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला। तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाता है जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब चेक करो, लेकिन चेक कैसे करेंगे, हमें तो वैल्यू चाहिए। जी साइन 30 1 के रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होता है हमारा, आर स्क्वायर बाय 2 सिलेंडर के लिए, आर बाय 2। काटा पीटी करेंगे, आर स्क्वायर कट जाएगा, 1 प्लस 1/2 बचेगा नीचे। तो एक्सेलरेशन जो आएगा आपका वो आएगा, साइन 30 की वैल्यू बताओ बच्चों। हाफ। हाफ g/3 आ रहा है ऑप्शन, ए आंसर है। आंसर चेक करना बच्चों। हाँ भैया ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करा क्या, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान दे लो। वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कराया है। आगे चलते हैं, तो यहाँ आपके लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। अब बात करेंगे हम लेसन नंबर 8 की। देखो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 12। 3 इक्वल मासेस हैं, 2 किलो प्लेस किए गए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। बेटा ये क्वेश्चन करवा रखा है, ये करवा रखा है बच्चों, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। यस सर। तो अगर किसी ने नहीं करा तो एग्जांपल की भी वीडियो बनी पड़ी है, उसके नोट्स भी है, जो मर्जी देख लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर। ठीक है, हाइट ऑफ पॉइंट वर्टिकली वर्टिकली above the earth's surface at which acceleration due to gravity become 1% of its value is what। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए वो हाइट, कितना ऊंचा होना चाहिए जहां पर उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1% है। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी रह गई है, 1% ऑफ एक्चुअल जी। ठीक है, तो जी एच बाय जी हमें दे दिया है पहले 1/100।
एक तो ये बात पकड़ ली। फिर जीएच का फॉर्मूला था, याद होगा आपको, जी आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कोई बच्चा बताएगा यही था ना फॉर्मूला? सर यही। ठीक है। अब अगर तुम इन दोनों को इक्वेट कर दो तो बेटा इसको पकड़ ले इक्वेशन 1, इसको पकड़ ले इक्वेशन 2, तो आ जाएगी वैल्यू आर अपॉन में आर प्लस एच इज इक्वल्स टू 1/100 का अंडर रूट, यानी कि 1/10। उल्टा कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, 10r इक्वल्स टू आर प्लस एच, यानी कि 9r, h इक्वल्स टू 9r। अब चेक करो, ठीक है। हाँ सर। Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू क्या होगी एट द बॉटम ऑफ सी 7 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, जीडी मांग रहा है वो आपसे। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज दिस, ठीक है, एंड जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज दिस, खत्म। अब जीडी की वैल्यू क्या थी, G1 माइनस डी बाय आर। डायमीटर दे रखा है ना, डायमीटर का आधा कर लेंगे रेडियस आ जाएगा 6400 किलोमीटर। आर कितना दिया था, 7 किलोमीटर। हो जाएगा बच्चों, सर आसान इसका है। स्क्वायर भी तो होता है। हाँ जी बेटा, सर इसका स्क्वायर भी तो होता है। स्क्वायर। इसका स्क्वायर नहीं होता, वहां पे स्क्वायर होता था। जीडी होता है G1 माइनस डी बाय आर। चेक कर लो फिर भी एक बार, ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं होता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कहता है। A particle is kept on the surface of uniform sphere of mass 100 kg and radius 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे मास दिया है, रेडियस दिया है 10 की और -1 मीटर ले रहा हूं मैं। फाइंड द वर्क टू बी डन पर यूनिट मास अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, वर्क डन निकालना है बिटवीन देम। एक बात सुनो, ये वर्क डन जो है आपका वो पर यूनिट मास है। एक बात समझ लो, जो वर्क डन पर यूनिट मास होता है वो होता है v। कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम टू टेक द पार्टिकल फार अवे फ्रॉम द स्फीयर। अच्छा, अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, जीएमएम बाय आर। एक चीज, उसको एम से डिवाइड करोगे तो बन जाएगा खाली जीएम बाय आर। हाँ, ये बी का ही फॉर्मूला है। अब जी कितना है, 6.67 इंटू 10⁻11। यहाँ पर कोई हम मास ऑफ अर्थ नहीं, ये 100 किलो का मास रखेंगे क्योंकि दूसरा पार्टिकल तो दिया ही। अ पार्टिकल इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर। हाँ, ये 100 किलो का स्फीयर है। रेडियस कितना है भैया यहाँ पर, 0.1। हो गया क्वेश्चन खत्म। समझे क्या किया बच्चों? तो यहाँ पे कुछ 10⁻8 के हाँ आंसर आएगा। चेक करो क्या आंसर है, 6.67 डी आंसर है इसका। आंसर चेक करना बेटा, क्या है इसका बच्चों? सर डी है। हाँ बोल लिया करो बेटा, मेरे को लगता है नेटवर्क चला गया। सलोनी हैंड रेस क्यों कर रही है बेटा? अगला क्वेश्चन देखो। 2 पॉइंट masses m1 and m2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, ठीक है, 2 पॉइंट masses है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज g1 व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द टू, जब सेपरेशन डबल कर दिया जाता है तो g2 क्या होगी? अब देखो, g1 g2 की रेशियो निकालो। पहले तो फॉर्मूला देख लो। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना आपकी, वो होती है, मुझे पता बताई भी इसने, g1 है जी m1 m2 अपॉन में r। जो नई वाली है वो क्या है, जी m1 m2, डिस्टेंस डबल कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशियो क्या आ जाएगी, 1:2। हो जाएगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है तो 2 आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो।
Gravitational potential energy of a system of particles as shown in figure m1, m2, m3, r1, r2, r3 is what? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब पहला पार्टिकल आया तो पहली एनर्जी आई 0, ये आया पहला पार्टिकल, इस पे कोई एनर्जी नहीं लगाया। जब दूसरा पार्टिकल आया, ये था m1, अब दूसरा पार्टिकल आया m2, दूसरे पार्टिकल पर एनर्जी लग रही है और वो है gmm, gm1, gm2 अपॉन में r1, ठीक है। अब तीसरा पार्टिकल आया, तीसरे पार्टिकल पर पहला भी लगा रहा है और दूसरा भी लगा रहा है, gm1 m3 अपॉन में r3 प्लस gm2 m3 अपॉन में r2। चेक करो ये तीनों एनर्जियां किसके पास है, gm1 m2 अपॉन में r1 और m1 m3 और m2 m3, m2 m3, m1 m3, m1 m3 के अपॉन में r3 आ रहा है। ए आंसर है बेटा इसका। सर बी है। सर बी है इसका। और माइनस भूल गया, बी है बेटा, तीनों में माइनस भी तो लगेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हाँ, सॉरी मैं भूल गया। अब ठीक है, बात समझ में आ गई। जब पहला पार्टिकल आएगा तब कोई एनर्जी नहीं लगेगी, दूसरा पार्टिकल आएगा तो उन दोनों के बीच में लगेगी, तीसरा पार्टिकल आएगा तो 2 एनर्जी लगेगी, चौथा पार्टिकल आएगा तो 3 लगेगी। अगर अभी एक चौथा पार्टिकल और रखोगे ना तो पहले तीनों से एनर्जी लगेगी। हाँ ना बोलो। यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? टू प्लैनेट ए एंड बी हैव द सेम मटेरियल डेंसिटी। अच्छा, दो प्लैनेट है जिनकी मटेरियल की डेंसिटी सेम, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ वन इज ट्वाइस दैट ऑफ बी देन द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज व्हाट। पहले तो ये बताओ एस्केप वेलोसिटी का क्या कोई रिलेशन उनके मास से और उनके रेडियस से है क्या? देखते हैं। एस्केप वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है, तो अंडर रूट जी आर, 2gr। अब छोटे जी की बात तो करी नहीं है, एक और फॉर्मूला है 2g मास और आर। मास की बात भी नहीं है, डेंसिटी की बात है, तो डेंसिटी खोल लेंगे, क्या जा रहा है। मास को डेंसिटी में तो खोला जा सकता है, और वो क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। आर से कार कट जाएगा, आर स्क्वायर रह जाएगा। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2g 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी। अब यहां पर एस्केप वेलोसिटी दो अलग अलग चीजों की लगेगी, दोनों में किस चीज का फर्क है? इफ द रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ बी, तो रेडियस पे किस चीज का फर्क पड़ेगा? पहले बात सुनो, 1 और 2 ले लो, सारे कांस्टेंट हटा दो क्योंकि कांस्टेंट तो कटने ही है आपके। अंदर बच गया रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 1 का स्क्वायर, रेडियस 2 का स्क्वायर, रेडियस से हट जाएगा स्क्वायर। अब रेडियस 1 कितना है? 2 एज कंपेयर टू रेडियस 2, तो 2 आंसर आएगा। ए आंसर है इसका। यस सर। समझ में आ गया बेटा? जो मास है उसको वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में खोल लिया, फिर उसके बाद जो वॉल्यूम था उसका रेडियस नीचे वाली रेडियस से काट दिया, तो आर का स्क्वायर बचा रह गया। आर के स्क्वायर को अंडर रूट में रखोगे तो आर ही बचेगा, ठीक है या गलत है? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखना बेटा। द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जरा उसका फॉर्मूला देखें। कोई बताएगा टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या था? टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर जी एम और आर की क्यूब, यही था ना। यस और ये सर। मास आता था उसका, जैसे अगर ये अर्थ है तो जिसके चारों ओर घूम रहा है सन, ठीक बात। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ प्लेनेट पे करती है? हाँ करती है, ये ना मास ऑफ प्लेनेट। अगर सैटेलाइट की बात करूँ तो रेडियस ऑफ प्लेनेट पे करती है? नहीं नहीं नहीं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे करती है। मास ऑफ सैटेलाइट पे करती है? नहीं, मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती।
क्या बात ठीक है? यस सर। अब रेडियस ऑफ प्लेनेट ना बोल के रेडियस ऑफ प्लेनेट के ऑर्बिट बोलना चाहिए था, ये ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट। मास पे नहीं करती, यह आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए सी। क्या आंसर है इसका? सर सी सर है। सी। लेकिन इसने यहाँ गलत लिख रखा है, इस पे भी डिपेंड नहीं करती, रेडियस ऑफ प्लेनेट पे नहीं करती, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट पे करती है। समझ रहे हो? तुम समझ रहे हो बेटा कंसेप्ट? क्वेश्चन में गलती है, तुम्हारे में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सर ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मूव कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ, हैज टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल एनर्जी दे रखी है ई नॉट, ठीक है? तो उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भैया? समझ लो, जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है माइनस हाफ जी एम एम बाय आर, याद रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? इसकी डबल। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? इतनी ही होती है, बस पॉजिटिव। याद रहेगा बच्चों? अब कोई क्या भैया मैं तो टोटल एनर्जी को एक नाम दे रहा हूं, वो है ई नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस ई नॉट। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ ई नॉट। याद रहेगा? तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए 2 ई नॉट और काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए माइनस ई नॉट। है कोई ऑप्शन? सी। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। हाँ ना बोल दिया करो भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अप्रोक्सीमेट are placed in equatorial orbital at height of approximately 3600 किलोमीटर। याद रख लो, इसको मैं कुछ समझा नहीं सकता हूँ, सिर्फ याद करना है। याद रहेगा? यस सर। यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखना बेटा, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 74 कहता है if the mass of sun is 10 times smaller, अच्छा, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो g is 10 times larger, ठीक है, देन इन मैग्नीट्यूड देन फॉर अर्थ, अगर मास 10 गुना बढ़ा दे, ग्रेविटेशन कांस्टेंट 10 गुना कम कर दे, तो क्या फर्क पड़ेगा भैया? बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ेगा, बहुतों पे नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला देखते हैं, पता नहीं क्या बनेगा। F इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन अपॉन में आर स्क्वायर। सबसे पहले उनके आपस की फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? जी और एम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बात समझ में आती है? वॉकिंग ऑन ग्राउंड वुड बिकम मोर इजी, क्या चलना आसान हो जाएगा? पहले तो आप ये समझो कि जी पे क्या फर्क पड़ेगा, छोटे जी पर। छोटे जी पर जो फर्क पड़ेगा वो है जीएम बाय आर स्क्वायर। हमने क्या कम करा है? मास ऑफ अर्थ पे कोई फर्क नहीं डाला हमने। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ विल नॉट चेंज, हाँ ये ठीक है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं होगी तो हमारे चलने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेन ड्रॉप विल फॉल मच स्लोअर, एरोप्लेन विल हैव टू ट्रेवल मच फास्टर। डी ऑप्शन लग रहा है क्या बेटा? एक बार चेक करना तो मैं बताऊं। यस सर। देखो भैया, रेन ड्रॉप पे क्यों फर्क नहीं पड़ा? छोटे जी पे फर्क नहीं पड़ा। तीनों ही केस में छोटे जी पे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं दो चीजें देखूं, एक है आपका सन और एक है आपकी अर्थ। सन से अर्थ पे फर्क पड़ता है जब कोई चीज उड़ती है, जब कोई चीज फ्लाइट करती है, तो उन दोनों के बीच में आने वाली चीज जो फ्लाइट कर रही होगी उस पर फर्क पड़ेगा। एयरप्लेन विल हैव टू ट्रेवल मच फास्टर, उसको तेज चलना पड़ेगा। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि छोटे जी पर तीनों ही केस छोटे जी पे डिपेंड कर रहे हैं। छोटा जी मास ऑफ सन पे डिपेंड नहीं कर रहा। समझे? ये यस सर। फिर भी ये क्वेश्चन मेरे समझ में आया नहीं है।
इसको दोबारा देखेंगे कभी, ठीक है। अभी काम चलाने के लिए पढ़ लो बस, ये कल पेपर है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ऑन सरफेस इज 10 एंड एट द सरफेस ऑफ मार्स इज 4, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखी है अर्थ की और मार्स की, ठीक है। अ 60 kg पैसेंजर गोज फ्रॉम द अर्थ टू द मार्स, ठीक है, ये बेकार की बात है। विच कर्व बेस्ट रिप्रेजेंट द वेट। अब एक बात सुनो, जब वो मार्स पे जाएगा तो क्या होगा भैया, यहाँ पर हम वेट की बात कर रहे हैं, वेट क्या होता है mg, ठीक है। 60 किलो वाला 600 न्यूटन का होगा, और अगर मार्स की बात करें कितना था जी, 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 60 किलो को तो 240 का होगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया यहाँ पे जी का फर्क है, ठीक है, एक का 4 जी है एक का 10 जी, और 60 किलो का पैसेंजर है, यहाँ से वहां भेजा है, ठीक है। दोनों के वजन में फर्क है, ठीक है। अब अब ग्राफ को पढ़ते हैं, ग्राफ क्या कह रहा है। ग्राफ में वेट दे रखा है जी, ठीक है। ग्राफ में टाइम दे रखा है 600 न्यूटन और 240 मैंने बना ली। 240 हो जाएगा जब वो वहां पहुंचेगा। अब 240 चारों के लिए हो रहा है, ठीक है। विच कर्व बेस्ट रिप्रेजेंट द वेट ऑफ द पैसेंजर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब अगर हम बात करें जब वो इधर से उधर गया, इसका ऑप्शन ये हो सकता है बेटा सी, क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट है। याद करो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर जो फोर्स होती है अर्थ की यानी कि एक प्लेनेट की, वो इक्वल होती है फोर्स होती है मार्स की। इसके अलावा मेरे को और कुछ नहीं समझ में आ रहा। आंसर क्या है इसका? सी है। और इसके लिए ये लिख लेना न्यूट्रल पॉइंट, और बाकी सब सही है बेटा। देख सबके सब जब पहुंचते तो 240 किलो के हो जाते चारों कर्व, स्टार्ट करते तो 600 से चालू हुए थे, है ना। तो सारी बातें सही है, कुछ गलत है ही नहीं। बस एक चीज गलत है कि कोई भी कर्व ऐसा नहीं है जो न्यूट्रल पॉइंट को दिखा रहा हो सिवाय सी के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है। कहता है द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट जस्ट अबव द अर्थ इज v नॉट, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी दे रखी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हो आप, अंडर रूट जी एम बाय आर, एक और होता है अंडर रूट जी आर, है ना। हाँ ना बोलो। और यहाँ पर ये जो आपका आर होता है ये होता है आर प्लस एच, जो वो कह रहा है ना जस्ट अबव, तो हाइट मांग रहा होगा शायद। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ हाफ ऑफ इट्स रेडियस इज व्हाट। अच्छा, अगर मैं एच को r/2 कर दूं तो क्या होगी। नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन तो आसान है। किसने पूछा है, ये तो हो गया, हो जाएगा। 3/2, 2/3, 2/3, √2/3 ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या ये आंसर है इसका, डी। यस सर। तो यहाँ पर आपके ये वाले क्वेश्चन होते हैं समाप्त। देखो क्या कहता है, अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ हैव फाइनाइट लाइफ, अच्छा, एंड समथिंग डिब्रिज ऑफ सैटेलाइट फॉल। बेटा इंग्लिश में ही दिक्कत आई है इसकी। हाँ भैया, और वो थोड़ा समझ भी नहीं आया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, तो दिस इज बिकॉज पता नहीं क्या बात लिखी है ऊपर, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। इस मतलब क्या है इसका, डिब्रिज का कोई चेक करना, एक बारी गूगल करना। पार्ट्स होगा ना। डिब्रिज का मतलब पार्ट तो है। हाँ सर, पीसीस दे रखा है। ठीक है ठीक है ठीक है। एक सैटेलाइट है जो ऑर्बिट में आती है, अच्छा टूट जाती है सैटेलाइट, अच्छा
तो ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है जब कोई सैटेलाइट आती है? तो ऐसा इसलिए होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना, वो बहुत गाढ़ा होता चला जाता है, विस्कोसिटी बढ़ती चली जाती है एटमॉस्फेयर की, ठीक है? तो यहाँ पर एक विस्कस फोर्स या ड्रैगिंग फोर्स लगती है एयर की। तो यहाँ पर वो कह रहा है सोलर सेल बैटरी, नहीं नहीं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल प्रिडिक्ट द ट्रेजेक्टरी, नहीं। विस्कस फोर्स, दिख गया आंसर? ठीक है बेटा? हाँ भैया। हाँ, मैं समझ गया क्यों नहीं समझ में आया था वो वर्ड मुझे भी समझ नहीं आया। आगे चलते हैं, पता नहीं कौन कौन सी भाषा लिख देते हैं। अब बारी आती है इसके क्वेश्चंस की, सलोनी के। देखना बेटा, यहाँ पर एक ग्राफ दिया है आपको। देखो मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ग्राफ में यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया है, ठीक है? यहाँ पर एक मार्जिन और दे रखा है -10 पे, ठीक है? ये क्वेश्चन मुझे पता है, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हुआ पड़ा है। अब वो वेलोसिटी 30 से यहाँ -10 तक आ रही है और 3 पे कट करती है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी थ्रो अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एंड लैंड ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग इज गिवन इन फिगर, ठीक है? ये बात समझ में आई? क्या करा है? नीचे से ऊपर की तरफ एक पत्थर को फेंका है, ठीक है? हाँ ना बोलो। हाँ। हम्म, यस सर। ठीक है। अब जब उस पत्थर को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है, तो वो कहता है कि भैया किस हाइट पे पत्थर जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ग्राफ किस चीज का है? वेलोसिटी और टाइम को अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या डिस्प्लेसमेंट आएगा? क्या डिस्प्लेसमेंट हाइट हो सकती है? बोलना। क्या नाम है इसका? विकुंज, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है तेरे को? हाँ। तो इस ट्राइंगल को अगर देखिएगा तो ट्राइंगल का क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? अब यहाँ पर बेस कितना है? 3 का, हाफ इंटू 3 इंटू 30, ये ठीक है? हाँ भैया। लेकिन नीचे -10 भी 4 तक जा रहा है, जा रहा है? हाँ भैया। माइनस ऑफ प्लस -10 ऑफ 4, ये आएगी बेटा इसकी कुछ हाइट। चेक करना कितनी आ रही है इसको सॉल्व करके। हुआ? कर पाए बेटा? सर -15। -15। ये चेक कैसे होगा कि आंसर ये है कि नहीं? इसमें फॉर्मूला बेटा ये लेगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन यहाँ माइनस करने में कहीं गलती कर रहे हो। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं सलोनी के। देखो जरा, पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक आदमी है जिसका वेट है 60 किलो अर्थ की सरफेस पे, एट व्हाट हाइट, किस ऊंचाई पे उसको लेके जाए जहां उसका वजन 30 किलो हो जाए। क्या दिक्कत आई बेटा इसमें सलोनी? अगर मैं तेरे से बात करूं, फॉर्मूला बता दो। एक तो वेट होता है mg, उसको हाइट पे लेके जाना है, वेट डैश, वो हो जाएगा m, तो वही रहेगा g डैश, और हाइट के लिए g डैश क्या होता है वो पता लगाना है। अब एक बात बता, तू ये कह सकती है कि वेट बाय जी m होगा, है ना? यस सर। अब वो कह रहा है जो w डैश है, या ये ले ले तो w ही ले ले पूरा, कितना फर्क आएगा? आधा करना है तेरे को। तो अब मेरे को कि मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ जो ये जी डैश है ना, ये जी डैश होना चाहिए
जी बाय 2 और जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है? जी मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना? तो इसका मतलब यहां से तेरे पास फॉर्मूला आ रहा है, जी से जी काट दो, काट दिया। 1/2 इज इक्वल्स टू आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब कर लेगी? ओके। हमने क्या किया, हमने जीएच को कंपेयर किया जी बाय 2 से। क्यों? क्योंकि वेट कंपेयर हो रहा है वेट डैश से हाफ पर। बस। अगला क्वेश्चन, फॉर अ सैटेलाइट, देखो थोड़ा छोटा दिख रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। फॉर अ सैटेलाइट टू बी इन अ सर्कुलर ऑर्बिट 780 किलोमीटर, ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, टाइम पीरियड निकालना है। क्या दिक्कत है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का बेटा फॉर्मूला कोई बताएगा? 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM इंटू। जी, यहाँ मास आएगा अर्थ का और आर आएगा जो उसने दे रखा है, आर क्यूब। आर देख क्या आएगा बेटा? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस उसकी जो हाइट है। कौन सा क्वेश्चन है? पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है। मैं इसको 1 नाम दे रहा हूँ, इसको 2 नाम दे रहा हूँ। ठीक है सलोनी? हाइट क्यों लेंगे? बेटा हाइट उसने बोला है ना कि वो 760 मीटर ऊंचा है, तो हमें रेडियस ऑफ अर्थ के साथ हाइट ऑफ सैटेलाइट, ये पूरा ऑर्बिट बनेगा। मैंने ही ठीक। बताया भी था, रेडियस ऑफ अर्थ नहीं लेते, ऑर्बिट ऑफ अर्थ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अ सैटेलाइट मूव इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिटल ऑर्बिट अराउंड द प्लेनेट, ठीक है, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज दिस एंड दैट, ठीक है। उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है 3 into 10 की पावर 4, मिनिमम दे रखी है 1 into 10 की पावर 3। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द प्लेनेट इफ मैक्सिमम डिस्टेंस इज दिस, ठीक है। तू क्या मांग रही है? डिस्टेंस का रिलेशन मांग रही है, ठीक है। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या कि एंगुलर मोमेंटम एम वी आर कॉन्स्टेंट है, एक है मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम आर, मिनिमम वेलोसिटी मिनिमम आर, एम से एम कट जाएगा। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है बेटा? 3 into 10 की पावर 4, 1 into 10 की पावर 4 ये है। रेडियस यानी कि डिस्टेंस जो है वो कितना दे रखा है? व्हाट इज द मिनिमम 10 की डिस्टेंस? पावर 3 है। अच्छा 10 की पावर 3 है, ये ले। जो मिनिमम डिस्टेंस दे रखा है तेरे को, मैक्सिमम डिस्टेंस दे रखा है 4 into 10 की पावर 4, मिनिमम डिस्टेंस मांग रहा है। अब क्लियर है? यहाँ पर आ रहा है 12, 10 की पावर 3 तो काट दूंगा, 10 की पावर 5 आर मिनिमम, ये आ रहा है भाई। ये तो ऑप्शन नहीं है कोई भी। ये ऑप्शन नहीं है। फिर दोबारा देखते हैं, हमने कुछ ऑप्शन गलत तो नहीं लिख लिए। देख भाई यहाँ पर तेरे पास मैक्सिमम, एक बात समझ, अगर तुझे मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम रेडियस दे दूंगा तो एल बराबर कैसे आया? इन दोनों को पलट दे, अब देख आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मैक्सिमम रेडियस और मिनिमम वेलोसिटी के साथ, अब चेक कर। यस सर। अब बनाए आंसर, हाँ। देख अब कैसा आएगा आंसर। हमारा क्या क्या कट जाएगा यहाँ पर? 10 की पावर 4 कट जाएगा, हाँ। 10 की पावर 3 बच जाएगा, 4/3। क्या 4/3 करके कोई आंसर है? हाँ है। 4/3 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर। बस वही है। समझी क्या करा हमने? जब मैक्सिमम वेलोसिटी, याद कर हमने पढ़ा था मैक्सिमम वेलोसिटी तो आर मिनिमम होगा, वेलोसिटी मिनिमम तो आर मैक्सिमम होगा। कहाँ पढ़ा था? आज फर्स्ट लॉ में ही पढ़ा था। आर अगर छोटा है और यहाँ पर आर बड़ा है, याद आया? पेरिहिलियन और एफिलियन, यस सर। तो वेलोसिटी उल्टी हो जाती है ना?
वो लगाया है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सैटेलाइट A of mass m is at a distance of r from the surface of earth, ठीक है। Another satellite of mass 2m is at distance 2r, ठीक है, from earth surface। तो उनके टाइम पीरियड क्या होंगे? अब मेरी बात सुनो। अभी थोड़ी देर पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया था, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर जी। यहाँ मास सैटेलाइट का नहीं, अर्थ का आता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। फिर दूसरी सैटेलाइट है, तेरा कांस्टेंट तो कटना ही कटना है, ठीक है। हाँ बस T1 T2 का रेशियो पूछा उसने, हो जाएगा। अब हो जाएगा, देखते हैं क्या क्या दिया है उसने। उसने हमें दिया है सैटेलाइट ए ऑफ मास, उससे मतलब नहीं है, अनदर सैटेलाइट ऑफ मास इतना। एक का डिस्टेंस दिया r, एक का दिया 2r, ठीक है। तो टाइम पीरियड की रेशियो क्या होगी? r और 2r रख दे, r और 2r रख दे बेटा, ठीक है। हाँ 1:2। हाँ 1:2 तो नहीं आएगा भैया, गलत। यहाँ रखेगी r, यहाँ रखेगी 2r, यहाँ क्यूब रूट पड़ा होगा, यहाँ स्क्वायर पड़ा होगा, काफी सारी चीजें आई है तो हाँ 1/2 ठीक है। की, हाँ 1/2 का अंडर रूट की क्यूब। आंसर चेक करते हैं, पता नहीं क्या है, ठीक है। कर लेगी इसको सॉल्व। 1/2, अभी इसको क्यूब लेके जाएगी तो बन जाएगा 1/8। 1/8 का अंडर रूट 1/2√2 होना चाहिए भैया, है ही नहीं। हाँ है 1/2√2 है, बी आंसर है, है ठीक है। ठीक है।